फिर मैं अपनी क्लास स्टार्ट करती हूँ। जनरल क्लॉजेस एक्ट बच्चे हमें जो है आज स्टार्ट करना है। बच्चे देखो ये 1897 का जो जीसीए है ना, ऐसा नहीं है कि ये पहला जीसीए था, ठीक है। 1850 में भी आया, फिर इसमें कई चेंजेस भी आए, लेकिन जो हमें कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से जनरल क्लॉजेस एक्ट जो हमारा आया दैट इज इन 1897। अच्छा, जहां समझ में नहीं आए ना वो पूछ लेना, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा वाला चैप्टर है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज की जो क्लासेस मैंने आपको भेजी थी वो सबने देख ली है? फटाफट यस करके भेज दो अगर देख ली है तो, जिसने नहीं भेजी है तो वो नो लिख के भेजो, क्योंकि मैं उसके हिसाब से फिर देखूंगी, क्योंकि फिर मुझे वहां से कनेक्ट करना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज से। फटाफट मुझे बताओ किस किस ने देख ली है? सोनू ने, रोहिणी ने, विशाल ने, अच्छा बाकी बच्चे फटाफट बताओ इंटरप्रिटेशन देख लिया है? अगर नहीं देखा है तो फिर मैं थोड़ा सा अलग तरीके से मुझे पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा यस, देख लिया है। अच्छा, नेहा ने नहीं देखा है। अच्छा बच्चे चलो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज का थोड़ा सा हम यहाँ पे उसको कनेक्ट करेंगे। तो थोड़ी सी एक चीज इतना ये समझ लो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज और जीसीए कहीं ना कहीं एक ही तरीके के एक्ट है। देखो, इंटरप्रिटेशन में भी जिन बच्चों ने वीडियो देखी है उसमें मैंने क्या बताया कि जब लॉ में हम कहीं उसकी भाषा में अटक जाते हैं, ठीक है, हम उसकी इंटरप्रिटेशन में अटक जाते हैं कि हम इसको क्या समझे, हम इसको कैसे समझे, तो हम किसकी मदद ले लेते हैं? इंटरप्रिटेशन के रूल्स की मदद ले लेते हैं। उसमें हमने अलग अलग रूल्स पढ़े थे। भाई देखो, लैंग्वेज में कंफ्यूजन आएगी, बहुत बार लैंग्वेज ऐसी हो जाती है जिसमें डबल मीनिंग भी निकल आते हैं, जिसमें कंफ्यूजन भी अराइज हो जाती है, या जिसके बहुत सारे मतलब निकल आते हैं, तो फिर कौन सा मतलब हम लें, तो उसके हमने रूल्स पढ़े थे इंटरप्रिटेशन। अगर जीसीए भी देखा जाए तो वो भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज ही है, ठीक है, लेकिन ये क्या, वो रूल्स है, ये क्या है, ये एक्ट है, वो एक्ट नहीं है। इन दोनों में फर्क ये है। अब जनरल क्लॉजेस एक्ट देखो क्या कहता है। जनरल क्लॉजेस एक्ट ये कहता है कि भाई मैं सबका पिता हूँ, मैं परम पिता परमात्मा हूँ, यानी कि जितने भी एक्ट इस समय हिंदुस्तान में है उन सब के ऊपर क्या अप्लाई होता है? जीसीए अप्लाई होता है, यानी कि जनरल क्लॉजेस एक्ट। अब देखो, जनरल क्लॉजेस एक्ट का ना पहले थोड़ा सा रेलेवेंस समझते हैं कि इसकी रेलेवेंस क्यों है, पढ़ना क्यों है। अब देखो, आपने कंपनी लॉ पढ़ा, ठीक है। अब कंपनी लॉ में हर जगह आपने डायरेक्टर्स के लिए या किसी के लिए भी आपने क्या पढ़ा? ही इज पर्सनली लायबल, ऐसे ही पढ़ते थे ना, he is personally liable, है ना। अब ये जो ही वर्ड है, अब सपोज करो, अब ये डायरेक्टर है, कंपनी के डायरेक्टर साहब हैं, ठीक है। सपोज करो 8 डायरेक्टर है, 8 डायरेक्टर में से 4 मेल है, और 4 क्या है? फीमेल, ठीक है जी। अब सपोज करो कंपनी में कोई गड़बड़ हो गई, अब लिखा हुआ है जी ही इज पर्सनली लायबल, ठीक है। अब ये जो मेल है, इन्हें तो पुलिस पकड़ने आ गई। जब इन 4 को पुलिस पकड़ने आई तो उन्होंने कहा सर जी जाओ जाके लॉ पढ़ो, ही लिखा है, शी तो लिखा ही नहीं। हम तो शी है, हम आपको ही दिख रहे हैं क्या? तो हम तो लायबल नहीं है, क्योंकि लॉ में क्या लिखा है? ही इज पर्सनली लायबल, शी इज पर्सनली लायबल, तो लिखा ही नहीं। तो क्या हम इन फीमेल्स को छोड़ दें? क्या हम इन फीमेल्स को जाने दें क्योंकि शी नहीं लिखा? नहीं जी, हिंदुस्तान के जितने भी एक्ट में जहां कहीं पर भी ही वर्ड इस्तेमाल किया है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, जीसीए में लिखा हुआ है ही इंक्लूड्स शी। हाँ, अगर कहीं पर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया कि भी फीमेल्स नॉट इंक्लूडेड, तब तो एक अलग बात है। लेकिन जहां कहीं पर भी वर्ड हमने क्या जेंडर में अगर हमने मेल का वर्ड इस्तेमाल किया है तो फीमेल उसमें इंक्लूड होती है, अनलेस एंड अनटिल वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड ना हो, या फिर प्रोविजन इस तरीके का ना हो कि फीमेल्स पे अप्लाई हो ही ना सकता हो, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि भाई इस ही में ये शी इंक्लूडेड है, ये कंपनीज एक्ट में या किसी भी एक्ट में तो उन्होंने डिफाइन किया नहीं है, तो ये कहाँ पर डिफाइंड है? कि जीसीए में, जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफाइंड। अब जैसे कंपनीज
छोटी सी चीज लो, आपने कितनी जगह वर्ड पढ़ा एफिडेविट, है ना। जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते थे तब भी हम पढ़ते थे ना कि सब्सक्राइबर्स जो है वो क्या करेंगे, फॉर्म 9 में क्या एफिडेविट फाइल करेंगे कि भाई हम पिछले 5 साल से जो है हमने कहीं किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट में कोई फ्रॉड नहीं किया। ये एफिडेविट जाता था, कुछ याद है, मेमोरेंडम और उसमें इनकॉर्पोरेशन में। तो अब जो एफिडेविट है, चलो मैंने वहां तो करा दिया जी, आपको क्या फाइल करना है, आपको एफिडेविट फाइल करना है, ठीक है। लेकिन कंपनीज एक्ट में तो एफिडेविट कहीं पर डिफाइन ही नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय एफिडेविट? तो ये एफिडेविट का जो मीनिंग है इसको कहां से लूं मैं, अगेन कहां से, जनरल क्लॉजेस। तो कहीं पर भी हिंदुस्तान में किसी भी एक्ट में, चाहे वो आपका स्टेट एक्ट हो चाहे वो आपका सेंट्रल एक्ट हो, जीसीए भी मैं बता देती हूँ, दोनों तरीके के होते हैं आपके। सेंट्रल भी होते हैं, सेंट्रल जीसीए भी होता है और आपका स्टेट जीसीए भी होता है, ठीक है। तो अब आपका कहीं पर कोई भी एक्ट है और अगर उसमें कोई डेफिनेशन नहीं दी है तो हम किसकी तरफ देखेंगे, हम जीसीए की तरफ देखेंगे। इसलिए मैंने बोला ये क्या है, सबके बाबा जी हैं, ये सबके पिताजी हैं, ये सबके फादर हैं कि भैया जहां तुम अटक जाओ, जहां कोई भी डेफिनेशन कोई भी इंटरप्रिटेशन तुम्हारे एक्ट में नहीं दिया है, उसकी इंटरप्रिटेशन लेने किसके पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो वो हमारा क्या है, जनरल क्लॉजेस एक्ट है। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आती है कि जीसीए में हमें पढ़ना क्यों है, जीसीए हमारे लिए रेलेवेंस क्यों है। और एक चीज और समझना, जहां जहां पर सेंट्रल एक्ट एप्लीकेबल है वहां वहां पर क्या एप्लीकेबल रहेगा, जीसीए भी एप्लीकेबल रहेगा। वो बात होती है ना, मेरा साया तेरे साथ साथ, है ना, तो वही चलेगा। जहां कहीं पर भी कोई भी सेंट्रल एक्ट जो है आपके एप्लीकेबल है, वहां पे ऑटोमेटिकली बिना कहीं कहने की जरूरत नहीं है, जीसीए क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि जीसीए की अपनी टेरिटोरियल एक्सटेंशन कुछ नहीं है, कोई दायरा ही नहीं है उसका। जहां कहीं पर भी एक्ट एप्लीकेबल हो रहे हैं वहां पे जीसीए एप्लीकेबल हो ही रहा है। तो जो सारे एक्ट का दायरा है मिला के वो किसका दायरा है, वो जनरल क्लॉजेस एक्ट का दायरा है, ठीक है। यहां तक पहले मुझे बताओ, फटाफट समझ में आया, यस 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 करके मुझे लिख दो, मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ, फटाफट यस 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 लिखो। हाँ जी, सारे बच्चे यस लिख दो तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगी कि हाँ ठीक है सबको समझ में आ गया। सिर्फ 7-8 बच्चे मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। चलो जी, अब ना देखो जीसीए में क्या कर रही हूँ मैं ना, तुम्हें साथ के साथ थोड़ा सा डिक्टेट भी करा रही हूँ। और तो मैंने जो जीसीए है तुम्हें अपनी आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ना है, लेकिन मॉड्यूल में थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट है तो मैं तुम्हें साथ के साथ उसको डिक्टेट भी करा रही हूँ। तो जो डिक्टेट करा रही हूँ वो लिखते जाओ। चलो जी, सबसे पहले इसकी लिखना शुरू करो। जनरल क्लॉजेज एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट is applicable to all acts. General clauses act is applicable to all acts. आगे लिखो, its purpose is to give the interpretations and clarifications to all other acts. सेकेंड पॉइंट लिखना, आर्टिकल 367 of Constitution, Article 367 of Constitution authorizes use of GCA
फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द जनरल नॉलेज एक्ट की बात करूं, तुम्हारी स्टडी उठाई है मैंने, तो यानी कि बाकियों की लैंग्वेज इन्होंने क्या कर दी, शॉर्टन कर दी, शॉर्टन दी लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल एक्ट। क्योंकि देखो, अगर हर एक्ट में हम ये लिखना शुरू कर दें, ही इंक्लूड, शी, एफिडेविट मीन्स, तो आधा एक्ट तो उसी डेफिनेशन का बन जाएगा। तो सारे एक्ट की डेफिनेशन उठा के हमने कहाँ कर दी, हमने जीसीए में कर दी। तो हमारा जो एक्ट है, जैसे अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूँ, तो उसमें क्या हो गई, लैंग्वेज शॉर्टन हो गई, छोटी हो गई, हर जगह हर चीज की क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। वो क्लैरिफिकेशन हम कहाँ से ले सकते हैं, हम जीसीए से ले सकते हैं। दूसरा, to provide as far as possible for uniformity of expression in central acts। अब देखो, जब सबकी इंटरप्रिटेशन एक एक्ट में है तो कहीं पर कंफ्यूजन नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। जब सभी लोग एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं तो क्या एम्बिग्युइटी ज्यादा आएंगी, क्या कंफ्यूजन ज्यादा आएंगी, नहीं आएंगी। तो एक तो वो झगड़ा खत्म कर दिया जीसीए ने। दूसरा देख लो, रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंट्रल एक्ट्स, यानी कि आपके जहां कहीं पर भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में मैंने रूल्स कराए थे ना आपको, तो जीसीए भी क्या है, एक ढंग से आपको वो रूल्स ही तो दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, ही इंक्लूड शी, तो ये क्या है, ये एक रूल ही तो हो गया कि भैया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मेल फीमेल सबकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि लॉ को कैसे पढ़ना है, उसकी भाषा को कैसे समझना है, तो वो कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में भी क्या करेगा, जीसीए आपको मदद करेगा। नेक्स्ट देखो, टू गार्ड अगेंस्ट स्लिप्स एंड ओवरसाइट्स बाय इंपोर्टिंग इनटू एवरी एक्ट certain common form clauses which otherwise ought to be inserted in every central act। और तो वरना हमें हर एक्ट में क्या करने पड़ जाएंगे, वो डेफिनेशन, वो क्लैरिफिकेशन इंसर्ट करनी पड़ जाएंगी, ठीक है ना। तो हम उन चीज से भी क्या हो गए, हम बच गए। तो ये हमारा क्या है, एकदम से ऑब्जेक्ट है, पर्पस है किसका, जनरल क्लॉजेस एक्ट का, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है, देखो कुछ टर्म्स इसमें लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज देखो, सबसे पहले आता है इसमें प्रीएम्बल। अच्छा, क्या होता है प्रीएम्बल, जरा कोई मुझे बताएगा, जरा फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। तुम घर पे बैठे बैठे ना सारे ढीले हो गए हो, चलो फटाफट बताओ प्रीएम्बल। सबने अपने सिविक्स में पढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल पढ़ते थे ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। क्या मतलब होता है प्रीएम्बल का, तुम्हें क्या पता है प्रीएम्बल का, हाँ जी बताओ फटाफट, चलो जी बोलो। चैट बॉक्स देख रही हूँ मैं, जो तुम्हें प्रीएम्बल के बारे में समझ में आता है, हाँ जी। अरे कुछ तो लिखो, कुछ तो बोलो, मुझे लगेगा कि हाँ तुम सारे हो, सुन रहे हो, सो नहीं गए हो। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीएम्बल। प्रीएम्बल सुन के, वर्ड सुन के तुम्हारे दिमाग की बत्ती जब जलती है तो उस बत्ती में क्या आता है वो बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीएम्बल, लिखो। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीएम्बल। अरे कोई जवाब ही नहीं किसी का। हाँ जी बताओ फटाफट प्रीएम्बल, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स की तरफ ही। हाँ जी, प्रीएम्बल नहीं पता। देखो प्रीएम्बल, अब तुम कहीं जाते हो, ठीक है, सपोज करो तुम पार्टी में गए, ठीक है जी, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। अब तुम पार्टी में गए, तुम्हें कोई मिला, तो सीधा ही उससे, अच्छा आपके घर में ऐसे होता है, उसके घर में ये ऐसे होता है, ये करना शुरू कर दोगे या पहले अपना इंट्रोडक्शन दोगे। हाँ जी, क्या दोगे, पहले अपना इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे, भाई मेरा ये नाम है,
ठीक है ना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं ये करता हूँ, यानी कि अपने बारे में तुम एक ब्रीफ समरी सामने वाले को दोगे, ठीक है ना, और उस ब्रीफ समरी से सामने वाला आपके बारे में बहुत कुछ क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हम ये कहते हैं हर एक्ट से पहले उसकी क्या होती है, एक प्रीएम्बल होती है, और उस प्रीएम्बल में ये लिखा जाता है कि ये एक्ट किस बारे में बात करने वाला है, इस एक्ट का मेन मकसद, मेन मुद्दा क्या है, ये एक्ट क्या क्या चीजें कवर करने वाला है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रीएम्बल बोलते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। देखो प्रीएम्बल की जब हम बात करते हैं, देखो every act has a preamble which expresses the scope, object and purpose of the act। अगर कंपनीज एक्ट की प्रीएम्बल है तो कंपनीज एक्ट के बारे में बताएगी कि भाई हम ये चीजें जो है इसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं, यानी कि मेन सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर। लॉ मेकर ने किस इंटेंशन से ये प्रीएम्बल बनाई है वो आपको उसी ये एक्ट बनाया है वो प्रीएम्बल से ही पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात, व्हेनेवर देयर इज एन एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का क्या मतलब होता है, जब भी कहीं पर कंफ्यूजन है किसी भी चीज को समझने में, तो भी हम किसकी मदद ले लेंगे, प्रीएम्बल। ये मैंने आपको इंटरनल एड्स में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में भी बताया था, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, प्रीएम्बल ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। देखो प्रीएम्बल से पता चल गया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, चेक्स की एंड प्रॉमिसरी नोट्स की। और आपने पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में यही 3 चीजें पढ़ी हैं, कुछ चौथा पढ़ा, पांचवा पढ़ा, छठा पढ़ा आपने, ठीक है। तो यानी कि क्लियर हो गया कि ये जो एक्ट है ये इन 3 चीजों को लेकर क्या करेगा, बात करेगा। इसी ढंग से अपनी कंपनीज एक्ट की प्रीएम्बल देखो, an act to consolidate and amend the law relating to companies। अब देखो कंपनीज वर्ड कितना इंपॉर्टेंट, प्रीएम्बल पढ़ते ही पता चल गया कि ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ कंपनीज पे लागू होगा, ये पार्टनरशिप पे लागू नहीं हो रहा है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप पे लागू नहीं हो रहा है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे लागू नहीं हो रहा है। तो प्रीएम्बल पढ़ते ही, जैसे कहते हैं ना ब्रीफ इंट्रोडक्शन, माय नेम इज दिस, माय क्वालिफिकेशन इज दिस, मैं ये करता हूँ, सामने वाला एकदम से समझ लेगा कि भैया तुम किस स्टेटस को बिलोंग करते हो, तुम कितने पढ़े लिखे हो, कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, है ना। तो ये प्रीएम्बल क्या है, ये इंट्रोडक्शन है किसकी, किसी भी एक्ट की। हाँ जी, प्रीएम्बल सबको समझ में आया, आगे चलें तो फटाफट यस 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 कर दो। प्रीएम्बल क्लियर है तो मैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे आऊंगी। यस, प्रीएम्बल इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके चलो जी, प्रीएम्बल के बाद अच्छा कोई एक्ट कैसे बनता है, वैसे ये भी आपकी स्टडी में दिया हुआ है, जबकि हम फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हैं। मुझे बताओगे एक एक्ट कैसे बनता है? हाँ जी, चले जाओ फ्लैशबैक में जरा, भूली बिसरी यादों में। फाउंडेशन की फर्स्ट क्लास में मैं हमेशा यही बताती हूँ कि एक एक्ट कैसे बनता है। हाँ जी बताओ कैसे बनता है एक एक्ट। कोई बताएगा मुझे, हाउ एनी एक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कि एक एक्ट एग्जिस्टेंस में कैसे आता है? थोड़ा सा कष्ट दे दो उंगलियों को, ठीक है ना। हाँ जी बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, आपके कमेंट्स ही नहीं आ रहे बच्चे। देखो कमेंट्स देखोगे ना तो मैं और अच्छे से मोटिवेट हो जाऊंगी कि हाँ तुम अच्छे से सुन रहे हो, तो मुझे और अच्छे से 4 चीजें एक्स्ट्रा बतानी है, ठीक है ना। तो फटाफट कमेंट्स मुझे लिखो। कैसे बनता है एक्ट, कैसे आता है एग्जिस्टेंस में एक्ट, सब भूल गए हो तुम। क्या करते थे हम, हाउ द एक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अच्छा किसी का तो आंसर आया मेरे पास, नेहा का, लोकसभा में पास होता है बिल, फिर राज्यसभा में
और फिर एंड में प्रेसिडेंट। वेरी गुड, चलो प्रोसीजर तो याद है। तो सेम प्रोसीजर है कि सबसे पहले एक एक्सपर्ट कमेटी होगी, वो एक्सपर्ट कमेटी क्या करेगी, वो एक्सपर्ट कमेटी बिल ड्राफ्ट करेगी। ठीक है, बिल, ये ड्राफ्ट बिल जो है ये कहां पे जाएगा, दोनों हाउसेस में, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब इन दोनों में क्या होगा, फुटबॉल का मैच होगा, ये इधर से उधर, उधर से अब ये अमेंडमेंट कर दो, ये हमारी सजेशन है, इसमें ये बदलाव होना चाहिए, उसमें वो बदलाव होना चाहिए। जब दोनों हाउसेज एक ही पे सहमत हो जाएंगे तो फिर ये किसके पास आ जाएगा, इसमें सारे जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो सारे चेंजेस होते रहेंगे। इसीलिए किसी बिल को एक्ट बनने में इतना टाइम लग जाता है। और फिर क्या हो जाएगा, फाइनल बिल पास हो जाएगा। ठीक है ना, और इस पे किसके सिग्नेचर हो जाएंगे, प्रेसिडेंट के। और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ये किस में पब्लिश हो जाएगा, ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में ही बच्चे इस एक्ट की या किसी भी एक्ट की किस दिन से एप्लीकेबिलिटी होगी वो दिया जाता है, कोई डेट नहीं होती, तो ऑफिशियल गैजेट में जिस दिन वो पब्लिश होता है वही डेट मान लेते हैं। इस तरीके से एक ब्रीफ में मैंने आपको प्रोसीजर बताया, क्योंकि ये चीज आगे जाके हमें काम आने वाली है। ठीक है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रोसीजर। ठीक है, दूसरी चीज देखो, प्रीएम्बल के बाद नेक्स्ट इसमें आता है डेफिनेशंस। अब देखो, जनरली हमेशा मैंने ये भी बताया आपको कि डेफिनेशंस जो हैं वो किसी भी एक्ट की उठा लो, इनिशियल सेक्शंस में ही होती है, या तो सेक्शन 2 में होंगी। 90% केसेस में तो डेफिनेशंस किस में है, सेक्शन 2 में दी है, 2A 2B 2C या 2(1) 2(2) 2(3) इस ढंग से। ठीक है, या फिर 3 में दी होंगी या 4 में। लेकिन आप देखो, मिडल ऑफ दी सेक्शंस में डेफिनेशंस नहीं दी होती है। सारी डेफिनेशंस हमेशा क्या होती है, एक्ट की स्टार्टिंग में होती है। अब डेफिनेशंस क्या करती हैं, हमें और ज्यादा क्लैरिफिकेशन देती हैं। तो जीसीए में भी क्या दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है। जो किसी एक्ट में नहीं दी वो डेफिनेशन कहाँ से उठा लो, जीसीए की डेफिनेशन से उठा लो। डेफिनेशन हम पढ़ेंगे सारी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, दो तरीके की डेफिनेशन होती है। वन इज एग्जॉस्टिव and other is inclusive। ठीक है, ये समझो कि दोनों तरीके की डेफिनेशंस कैसी होती है। अच्छा, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है, जैसे मैंने सपोज करो, मैंने कहा कि भाई हम जो है एक पार्टी कर रहे हैं और मैं ना उसमें सिर्फ 5 लोगों को बुलाऊंगी और मैंने उन 5 लोगों का नाम भी ले दिया। ठीक है, अब इन 5 के अलावा क्या कोई छठा व्यक्ति इसमें आ सकता है? हाँ जी, मैंने कहा नहीं जी, मैं तो अमन को लेके जाऊंगी, मैं नेहा को लेके जाऊंगी, मैं पारुल को लेकर जाऊंगी, मैं पूजा को लेके जाऊंगी, मैं ईमानी को लेके जाऊंगी। मैंने ये 5 नाम ऐसे ही ले लिए। क्या इन 5 के अलावा कोई छठा आ सकता है व्यक्ति? नहीं, यानी कि मैंने लिस्ट में जिनका नाम दिया है खाली वही है। तो वो डेफिनेशन कैसी होती है हमारी, एग्जॉस्टिव होती है, यानी कि जिसमें हम कुछ और इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कंपनीज की डेफिनेशन, आप कंपनीज की डेफिनेशन सबको याद होगा, सेक्शन 2। हाँ जी, क्या लिखूं आगे, कौन सा सेक्शन है, सब सॉरी कौन सा, सेक्शन 220। अब यहाँ पर कंपनीज की तरह डेफिनेशन याद करो तुम कि क्या डेफिनेशन हुआ करती थी कंपनीज की। हाँ जी, कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी? हाँ, जरा मैं वेट कर रही हूँ, फटाफट बताओ, लिखो सेक्शन 220 की डेफिनेशन लिखो कंपनीज की। हाँ जी, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कंपनीज चैट बॉक्स में। हाँ जी,
कंपनी की डेफिनेशन तो लिख दो फटाफट, सबसे इजी डेफिनेशन है। हाँ जी लिखो लिखो लिखो, किसी का आंसर नहीं आया मुझे पास। हाँ जी आई एम वेटिंग। क्या डेफिनेशन थी कंपनी की बच्चे, लिखो फटाफट सेक्शन 2। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड under this act or any previous लॉ, कंपनी लॉ। ठीक है, अब इसमें देखो, वेरी गुड संजू का आंसर मेरे पास आया है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ। वेरी गुड संजू, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल क्लियर है भैया, वो कंपनी जो या तो अभी प्रिवेलिंग कंपनीज एक्ट में या पिछले किसी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है, बस उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है ना, तो कैसी डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। इसके अलावा हम किसी की बात ही नहीं कर सकते इसमें। ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है, जो कहीं और रजिस्टर है यदि पार्टनरशिप में, कोऑपरेटिव में, नहीं भैया तो स्कोप ही नहीं है, स्कोप ही खत्म कर दिया सारा। तो ऐसी डेफिनेशंस को हम क्या कहते हैं, एक सॉरी एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस बोलते हैं। एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस में जनरली बच्चे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मीन्स। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यहाँ पे भी देखो मैंने क्या वर्ड यूज किया, मीन्स, इट मीन्स। ठीक है, यानी कि जब भी हम कहते हैं इट मीन्स दिस 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 एंड दिस, तो वो कैसी डेफिनेशन होती है हमारी, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आती है इंक्लूसिव। अब इंक्लूसिव में जैसे सपोज करो मैं फिर से पार्टी का एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने अपने घर में पार्टी की है, मेरा हैप्पी बर्थडे है। ठीक है, अब सपोज करो तुम 15 बच्चे बैठे हुए। ठीक है, मैंने कहा कि भाई सीए इंटर और सीए सेक्सी के जो बच्चे हैं वो जो है मेरी पार्टी में आओ। अब उस दिन कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे। ठीक है, तो जो बैठे हुए थे उनका मैंने नाम ले लिया, लेकिन जो उस दिन एब्सेंट थे वो भी मेरी पार्टी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, बताओ। वो भी इंक्लूड हो सकते हैं, नहीं इंक्लूड हो सकते हैं? इसमें तो नहीं हो सकते थे, इसमें तो मैंने 5 बच्चों का नाम लिया था, मैंने उन्हीं को बुलाया था, भैया यही 5 आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या उस दिन जो एब्सेंट थे क्या वो बच्चे आ सकते हैं? मुझे फटाफट यस और नो में आंसर लिख के भेज दो, बताओ। हाँ जी, यस, ओके, यस 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 यस, आ सकते हैं ना। तो यानी कि मैं चाहूँ तो मैं अपनी लिस्ट में बाकी चीजों को भी इंक्लूड कर सकती हूँ अपनी डेफिनेशन में। वो कैसी डेफिनेशन होती है, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है। जैसे अगर मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करूँ, ठीक है, ध्यान देना। तो वो क्या कहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स bills of exchange, promissory note, एंड चेक। बट इसमें याद रख करो मैंने आपको एक वर्ड बताया था हुंडी, ऑल्सो हुंडीज दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट।
लेकिन पहले ज़माने में हुंडीज चलती थी, और वहाँ पे एक लाइन मैंने ये भी बताई थी कि भाई अगर आप चाहो तो आप हुंडीज पे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा हुंडी में कि आप इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई करना चाहते हो। देखो एक्ट इन्हीं चीजों की बात करता है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हो, आप इसमें हुंडीज इंक्लूड कर सकते हो। तो कैसी डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन। एक डेफिनेशन और लो इसमें, डिबेंचर्स की डेफिनेशन बताओ मुझे। डिबेंचर्स चैप्टर भी हो गया ना, फटाफट डिबेंचर्स की डेफिनेशन मुझे बताओ। यस, मैं वेट कर रही हूँ चैट बॉक्स में। डिबेंचर्स की डेफिनेशन बताओ मुझे। कौन सा सेक्शन था, एक तो सबसे पहले वो बता दो जरा, देखूं तो सही कितना याद है आपको। डिबेंचर्स का सेक्शन बता दो मुझे फटाफट। सब भूल गए हो तुम, वेरी गुड आशी। सेक्शन 230, यानी कि आपका इसमें क्या था, डिबेंचर्स डिफाइन था। डिबेंचर्स की डेफिनेशन याद है, डेफिनेशन के साथ पढ़ते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कैसी डेफिनेशन है। चलो डिबेंचर की डेफिनेशन मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर्स स्टॉक, यानी कि डिबेंचर स्टॉक उसमें क्लब कर लेना, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी एविडेंसिंग डेट। अब डेफिनेशन पढ़ते ही देखो, उन्होंने कहा डिबेंचर्स है, डिबेंचर स्टॉक्स भी हैं, बॉन्ड्स भी हैं, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी का डेट शो करता है, कंपनी की उधारी शो करता है, वो हमारे लिए क्या है, डिबेंचर है। मुझे बता दो कैसी डेफिनेशन है, पढ़ के ही पता चल रही है, इंक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है। हाँ जी फटाफट चैट बॉक्स में लिखो, इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आना चाहिए तुम्हें। इंक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है, फटाफट बता दो। हाँ जी बोलो फटाफट, इंक्लूसिव। बाकी बच्चे, मैं तो सभी को पढ़ा रही हूँ, बच्चे सारे बच्चे आंसर दो फटाफट। फर्स्ट आ गई संजू, सेकंड आ गई आशी, थर्ड आ गया सोनू, फोर्थ अर्जुन। हाँ जी हाँ जी, चलो आप धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं सबके। इंक्लूसिव देखो, यानी कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी कि डेफिनेशन कैसी है, इंक्लूसिव है, यानी कि हम इसमें और भी चीजें क्या कर सकते हैं, इसमें और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। अब याद देखो इंक्लूसिव डेफिनेशन में वर्ड मैंने क्या इस्तेमाल किया है, इंक्लूड वर्ड इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है। तो जब भी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है तो जनरली मैं कौन सा वर्ड यूज कर रही हूँ, मीन्स, और जब भी वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है तो जनरली मैं क्या यूज कर रही हूँ, इंक्लूड, ठीक है। ये नोट करना है तो फटाफट नोट कर लो, उसके बाद मैं तीसरे टर्मिनोलॉजी पे आ रही हूँ। अगर नोट हो गया तो मुझे बोल दो नोटेड, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। इफ यू गाइस हैव नोटेड इट तो बता दो मुझे फटाफट। नोटेड, डन डन, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे आओ, थर्ड टर्मिनोलॉजी में ले रही हूँ शेलन में, ये तुमने इंग्लिश में भी पढ़ा है वैसे, ठीक है। शेल का मतलब वैसे तुम्हें पता है, विल हैव, यानी कि कहीं ना कहीं कंपल्जन है इस वर्ड में, बट कई जगह हम ये पढ़ेंगे कि शेल को मे की जगह और मे को शेल की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में मैं तुम्हें एग्जांपल दे चुकी हूँ इसका, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। कंपल्जन, ठीक है। अब मे में बताओ, मे व्हाट डू यू मीन बाय मे। मे का मतलब होता है बच्चे कि
ऑप्शनल है, ठीक है ना। भाई तुम्हारा दिल करे तो ठीक है, मतलब ऐसा होना चाहिए, डायरेक्टरी है, उसमें कंपल्शन नहीं है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो शेल और मे, अब कहीं पर भी किसी चीज में लिखा है कि डायरेक्टर्स शेल डू इट, ठीक है ना, तो यानी कि कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन क्या आती है, डायरेक्टर्स मस्ट डू इट। और अगर हमने लिखा कंपनी में डू दिस, तो क्या मतलब हुआ, कंपनी ऐसा कर सकती है अगर वो चाहे तो, यानी कि वो डायरेक्शन है, वो कंपल्सन नहीं है। तो इन दोनों में ये बड़ा फर्क आता है। मैं इसमें ना 2-3 लाइनें तुम्हें डिक्टेट करा रही हूँ, तुम लिख लो, फटाफट लिखो। The word shall is used, the word shall is used to raise a presumption, to raise a presumption of something, of something which is mandatory, which is mandatory or imperative, or imperative. सेकेंड पॉइंट लिखो, while the word may while the word may is used to mean something which is not mandatory, which is not mandatory, but is only directory, but is only directory or enabling, or enabling. थर्ड पॉइंट लिखो इसी का, the words shall and may, the words shall and may have to be given utmost importance, to understand what is mandatory, and what is optional, or directory under law, अच्छा सबने लिख लिया ना, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के भेज दो यस, अदरवाइज मैं दोबारा से एक बार उसको रिपीट कर दूंगी। एवरीवन हैज नोटेड? चलो जी, वेरी गुड। हाँ, इतनी स्पीड से मेरे पास आने चाहिए आंसर, तब मजा आता है। चलो अब इसमें बच्चे थोड़ी सी ना इसकी एप्लीकेबिलिटी भी देखेंगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी कि भाई ये एक्ट जो है वो हमारा कब आया, हमारा 1897 में आया, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई एक्ट जो है वो 1897 से पहले बने नहीं है, बने ही है ना। तो 1897 से पहले के जो एक्ट बने हैं, क्या उन पे ये 1897 वाला जो एक्ट है ये अप्लाई होगा, ये भी तो देखने वाली बात है। ये देखो सेक्शन 4, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ उसमें एप्लीकेबिलिटी।
कई सारे जीसीए बने, जैसे मैंने तुम्हें भी बताया भी, और इस जीसीए से पहले भी क्या बने, कुछ एक्ट बने, और इसके बाद भी कुछ बने। सेक्शन 4 देखो, मैं इसमें एक छोटा सा वो बना रही हूँ, चार्ट बना रही हूँ, बना लेना। अब जैसे ये आपका जीसीए है, ठीक है, अब बहुत सारे एक्ट 1868 से अगर मैं बात करूं, और यहाँ पे मैं बात करूं 1887 की, और फिर यहाँ मैं बात करूं 1897, ठीक है। मैं तीन उसमें इसको डिवाइड कर रही हूँ। अब देखो, जो एक्ट 1868 से लेकर 1887 पे बने, और वो एक्ट जो 1887 से लेकर 1897 पे बने। अब जीसीए तो इसके बाद बना, मतलब 1897 में आया, तो इसके बाद तो जितने भी एक्ट्स बने उन पे तो जीसीए अप्लाई हो ही जाएगा, है ना। इसमें तो कोई कंफ्यूजन हमें है ही नहीं कि 1897 के बाद जितने भी आपके एक्ट्स बने उस पे जीसीए क्या है हमारा एप्लीकेबल है, इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं, ठीक है। लेकिन 1897 से पहले के जो एक्ट हैं उनमें क्या करें, तो हम कहते हैं वो सारे एक्ट जो इस दौरान बने, ठीक है, वो सारे एक्ट जो किस दौरान बने, 1868 से लेकर 1887 के दौरान बने, यानी कि ये सारे एक्ट। इन पे देखो हम कहते हैं जीसीए की सिर्फ और सिर्फ कुछ डेफिनेशन ही अप्लाई होती है, सारी डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती है। देखो कौन कौन सी डेफिनेशन अप्लाई होती है इसमें, कमेंसमेंट, यानी कि कमेंसमेंट की डेफिनेशन इन सारे एक्ट पे अप्लाई हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर, ऑफेंसेस, सॉरी ये तो दूसरे वाले में, पहले वाले में एफिडेविट, एफिडेविट हो गया आपका, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, मंथ हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, ओथ, ये याद करने पड़ेंगे तुम्हें, लिख लो। पर्सन, सेक्शन, ईयर, ठीक है। तो यानी कि ये सारे एक्ट्स जो 1868 से लेकर 1887 के बीच में बने उस पर पूरा जीसीए एप्लीकेबल नहीं है, उस पर जीसीए की सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो डेफिनेशन है, जो पोर्शन है, वो क्या है, एप्लीकेबल, बाकी कुछ एप्लीकेबल नहीं। इसी ढंग से जो एक्ट्स यहाँ बने 1887 से लेकर 1897 के बीच में बने, उनपे देखो कौन कौन सी चीज एप्लीकेबल, यानी कि इसको बोलते हैं पार्शियल एप्लीकेशन, ठीक है ना। पार्शियल एप्लीकेशन ही तो हो रही है ये, कि पूरा जीसीए जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी डेफिनेशन से अप्लाई होंगी, कमेंसमेंट, फाइनेंशियल ईयर, ऑफेंसेस, रजिस्टर्ड, शेड्यूल, सब सेक्शन एंड राइटिंग, ठीक है। तो यानी कि 1897 से पहले बचे जितने भी एक्ट्स बने उनके ऊपर जीसीए पूरा एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कैसे एप्लीकेबल होगा, पार्शियली, पार्शियल एप्लीकेशन। हाँ जी, ये बात सबको समझ में आती है, इसको फटाफट नोट डाउन करो।
रहा है। इसके बाद सेक्शन 4A भी है, वो भी बताती हूँ, पहले इसको नोट डाउन कर लो। नोटेड हो गया? हाँ जी, चलो जी। आंसर आ गए, यस यस यस, नोटेड हो गया, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। ये कौन सा सेक्शन था हमारा? सेक्शन 4 था। अब सेक्शन 4A पे आ जाओ। एप्लीकेशन ऑफ certain definitions to Indian laws। अब आप कहोगे मैम ये इंडियन लॉज का क्या मतलब है, सारे तो इंडियन लॉज ही हैं। अब देखो ऐसे इंडियन लॉज भी तो हैं जो हमारे 26 जनवरी 1950 से पहले बने और हमारे हिंदुस्तान में एप्लीकेबल थे, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जो एक्ट बने एंड दे आर स्टिल एप्लीकेबल, तो उन्हें भी हम क्या बोलते हैं? उनको हम इंडियन लॉज ही तो बोलते हैं। यानी कि आपके 26 जनवरी 1950, ठीक है, इससे पहले आपके जो भी एक्ट आए, एक्ट्स बिफोर दिस डेट, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड इंडियन लॉ। ठीक है, अब ये जो इंडियन लॉज हैं, यानी कि जो 26 जनवरी 1950 से पहले बने, हम इसमें भी कहते हैं कि देखो जीसीए कैसे एप्लीकेबल होगा। ऑन दिस only these definitions are applicable। और जी देखो बुक से पढ़ के ना ये चैप्टर तुम्हें समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, देखो कौन कौन से डेफिनेशन थी, यानी कि ऐसे एक्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, मतलब 1950 से पहले जो है हमारे बने, जिन्हें हम इंडियन लॉज बोलते हैं, उन तक पे हमारा जीसीए जो है वो पूरा एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसकी कुछ डेफिनेशन ही एप्लीकेबल है। वो देखो कौन कौन सी है? सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंडियन लॉज एंड ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 4 और सेक्शन 4A है, बेसिकली ये किसके हैं? ये जीसीए के एप्लीकेबिलिटी के हैं। तो ये भी फटाफट नोट कर लो, छोटा सा पॉइंट है। आगे चलते हैं फिर हम। सेक्शन 5 से मेन आपका जीसीए जो है ना शुरू होता है। ये तो मैंने सारा भी बेस बताया तुम्हें जीसीए का। ठीक है, चलो जी फटाफट नोट डाउन करो इसको, फिर उसके बाद हम सेक्शन 5 पर आते हैं। सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 5 सितारे बना लो इनको। ठीक है, हो गया जी, सेक्शन 4A हो गया। आगे चले, सेक्शन 4 सबको समझ में आया ना? समझ में आ गया तो एक बार यस 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 कर दो फटाफट। एप्लीकेबिलिटी है
पहले हमने कहा जी 1897 के जो पहले के एक्ट है उन पे टुकड़ों में कर दिया, फिर 1950 के जो एक्ट है उन पे भी टुकड़ों में अप्लाई कर दिया, और उसके बाद पे तो जीसीए पूरा एप्लीकेबल है। चलो जी, तो आगे चलते हैं। अब देखो सेक्शन 5, कमिंग इनटू ऑपरेशन। अच्छा मुझे 5 मिनट दे दो, मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ पेज को ना फटाफट। coming into operation of enactment। अच्छा देखो, आप बहुत जगह बच्चे डेट्स पढ़ते हो ना कि ये एक्ट जो है ये इस दिन एप्लीकेबल हुआ, इस दिन ये जो है एनफोर्स हुआ, तो यहाँ पर हमें कहते हैं अलग अलग एक्ट में ना भी लिखा हो ना तो कुछ जनरल रूल है कि किसी भी एक्ट को हम एप्लीकेबल किस दिन से मानेंगे। अच्छा तुम अपनी बुद्धि लगा सकते हो किस दिन से, किस तारीख से हम उस एक्ट को एप्लीकेबल मान सकते हैं। हाँ जी, जिस दिन प्रेसिडेंट के साइन हुए उस दिन, या जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेट में छपा उस दिन, या जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में कोई पर्टिकुलर डेट दी हुई है उस दिन, किस दिन से हम माने कि ये एक्ट लागू हो गया है। हाँ जी चलो जरा दो मुझे कमेंट बॉक्स में, किस डेट से माने हम। मैंने 3 ऑप्शन तो तुम्हें बता दिए, जिस दिन ऑफिशियल गैजेट पब्लिश हुआ, या ऑफिशियल गैजेट में कोई पर्टिकुलर डेट दी है, या फिर जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किए। तो मुझे बता दो। हाँ जी हाँ जी चैट बॉक्स में ऑफिशियल गैजेट की पर्टिकुलर डेट, अर्जुन वेरी गुड। सबसे पहले आंसर मेरे पास अर्जुन का आया है, ऑफिशियल गैजेट की पर्टिकुलर डेट, वेरी गुड अर्जुन। सबसे पहले बच्चे अगर कोई स्पेसिफिक डेट आ गई है ऑफिशियल गैजेट की तो बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग लगाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। भैया ये डेट दी है सरकार ने, छापी है ऑफिशियल गैजेट में कि इस दिन से जो है हमारा एक्ट किस में आएगा, ऑपरेशन में आएगा, तो भैया ठीक है इस दिन से आएगा। हाँ अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तब हमें सोचने की जरूरत है, और उसमें भी जीसीए क्या कहता है, वो कहता है जिस दिन प्रेसिडेंट के साइन हुए हैं उस दिन आप मान लो कि ये एक्ट क्या हो गया, बन के तैयार हो गया, ये लागू हो गया। तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो क्या, ऑफिशियल गैजेट डेट मेंशन, अगर एक ऐसी डेट है स्पेसिफिक डेट है तो फिर तो स्पेसिफिक डेट हो ही गई है ना, इसमें हमें कुछ सोचने की दिक्कत ही नहीं। बट इफ नॉट, अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक डेट हमारे पास नहीं है फिर हम क्या माने, जिस दिन क्या हुए, प्रेसिडेंट के साइन हो गए।
ठीक है जी, ठीक है। एक छोटी सी चीज थी कि हम क्या डेट से हम ये ऑपरेशन माने कि हाँ भाई ये ऑपरेटेड हो गया। दूसरी चीज, अच्छा कोई एक्ट आया तो जो उसकी डेट आई हम उस दिन से उसको लागू करना शुरू करें या हम किसी बैक डेट से उसको लागू करना शुरू करें, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली, ये दो वर्ड तुमने सुने होंगे, ठीक है ना, सुने हैं। सेक्शन 5 की बात कर रही हूँ अभी मैं, रेट्रोस्पेक्टिवली एंड प्रोस्पेक्टिवली। क्या मतलब होता है? अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब बता दो फटाफट चैट बॉक्स में, कम से कम इतनी मेहरबानी करो जरा फटाफट। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोस्पेक्टिवली? क्या मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिवली? चैट बॉक्स में देख रही हूँ मैं। बैक डेट से एप्लीकेबल, संजू वेरी गुड, सबसे पहले संजू का आंसर मेरे पास आया है। हाँ जी, और प्रोस्पेक्टिवली का मतलब बताओ। अच्छा मोहित का भी बैक डेट से वैलिडिटी, आशी बैक डेट से वैलिडिटी, ओके। अच्छा प्रोस्पेक्टिवली का बताओ। हाँ जी प्रोस्पेक्टिवली, फटाफट बताओ। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब एप्लीकेबिलिटी फ्रॉम अ फ्यूचर डेट, हाँ जी बिल्कुल सही, प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है किसी फ्यूचर डेट से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें कहते हैं कोई एक्ट आया बच्चे, तो आपको लगता है कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली होगा या वो प्रोस्पेक्टिवली होगा? हाँ जी, आपको क्या लगता है? रेट्रोस्पेक्टिवली होगा, प्रोस्पेक्टिवली होगा, या जिस दिन से उसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट आई है उस दिन से होगा? एप्लीकेबिलिटी फ्रॉम अ फ्यूचर डेट, अच्छा। एक अर्जुन का मेरे पास आंसर आया है एप्लीकेबिलिटी फ्रॉम अ फ्यूचर डेट, अच्छा। और अगर फ्यूचर डेट दी नहीं है फिर क्या करें? बस एक चीज यहाँ पे समझो, अगर किसी एक्ट को, ये हो गया हमारा बैक डेट, किसी बैक डेट से वैलिडिटी देना, यानी कि आज अगर फर्स्ट है और अगर फर्स्ट को कोई एक्ट आया है 1 जुलाई को और मैं कहूँ ये 15 जून से एप्लीकेबल होगा, तो मुझे 15 जून की तारीख देनी पड़ेगी ना कि भैया उस बैक डेट से मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं एप्लीकेबल कर रही हूँ। हाँ ये मेरा पेन बड़ा धोखा दे रहा है मुझे, ठीक है। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब हो गया फ्यूचर डेट, ठीक है जी। अब अगर किसी भी एक्ट को मुझे बैक डेट से या मुझे फ्यूचर डेट से एप्लीकेबल करना है तो मुझे वो डेट देनी पड़ेगी ना, वो तारीख तो देनी पड़ेगी। और अगर किसी भी इनेक्टमेंट में वो तारीख ही नहीं है, ठीक है, तो यानी कि उसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट, यानी कि जिस दिन वो ऑपरेटिव हुआ, ऑपरेटिव हमने पढ़ लिया कैसे होगा, जो डेट उसकी ऑफिशियल गैजेट में दी है, नहीं दी है तो जिस दिन प्रेसिडेंट के साइन होंगे, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं जब तक ये स्पेसिफिकली मेंशन ना हो, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन, किस दिन से कोई भी एक्ट ऑपरेटिव माना जाएगा, फ्रॉम डेट ऑफ इनेक्टमेंट, हाँ जी बात समझ में आई। यानी कि अगर किसी भी एक्ट को सरकार को प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली बनाना है
तो वो क्या करेंगे, उसकी डेट देंगे। अगर ऐसा मेंशन नहीं है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो वो जो भी डेट ऑफ इनेक्टमेंट है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट है यानी कि जो डेट ऑफिशियल गैजेट में दी हुई है कि इस दिन से ये एक्ट ऑपरेटिव है या फिर प्रेसिडेंट के साइन हुए उस दिन से हम मान लेंगे हाँ जी ये एक्ट चालू है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम अपने आप ऑटोमेटिकली एज्यूम कभी भी नहीं करेंगे, ये हमारे पास स्पेसिफिकली मेंशन ऑफिशियल गैजेट में आना चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी, सेक्शन 5 सबको समझ में आता है, क्लियर है सबको सेक्शन 5? चले आगे चले, डन, फटाफट डन लिख दो मुझे अगर हो गया सेक्शन 5 तो। यस डन डन डन, यस डन। चलो जी, अब हम आते हैं सेक्शन 6 पे भी 5 सितारे बना, सेक्शन 5 पे बनाया, सेक्शन 6 पे भी बना। नेक्स्ट में आ रही हूँ सेक्शन 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 effects of repeal। देखो रिपील का पहले तो मतलब समझते हैं कि व्हाट यू मीन बाय इफेक्ट्स ऑफ रिपील। देखो रिपील का मतलब है कि कोई एक्ट आया और अब उसको क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, यानी कि उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपीलिंग। जैसे अगर कभी किसी का किसी के साथ ब्रेकअप होता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं भैया आज से ना तू मुझे अपनी शक्ल दिखाइयो ना मैं अपनी शक्ल दिखाऊंगा, है ना, यानी कि ब्रेकअप फॉर एवर फॉर एवर एंड फॉर एवर। ठीक है, 3 बार तलाक 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 हो गया जी, अब आज के बाद एक दूसरे की शक्ल हम नहीं देखेंगे। इसी ढंग से रिपील भी होता है, हमें कहते हैं जब भी कोई एक्ट रिपील होता है तो हम ये मान लेते हैं कि वो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर एक एक्ट जो अभी तक चला आ रहा था, आज 1 जुलाई से अगर हम उसको खत्म कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि अब ये एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम मान लेंगे कि वो एक्ट क्या हो गया, हमारे लिए रिपील हो गया है। ठीक है, और हम ये मान लेंगे कि वो हमारे लिए कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ऐसे एक्ट को हम क्या, कौन सा एक्ट बोलते हैं, रिपील्ड एक्ट। ठीक है जी, जैसे आप देखो, आप अपने कंपनीज एक्ट में देखो, कंपनीज एक्ट 1956 था और फिर क्या आ गया, कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। तो ये कौन सा एक्ट हो गया, ये रिपील्ड एक्ट हो गया। आपका वेल्थ टैक्स एक्ट था, नाइनटीन 57, क्या हो गया, खत्म कर दिया सरकार ने, तो कौन सा एक्ट आ गया वो, उसका मतलब आ गया रिपील्ड एक्ट। ठीक है, तो रिपील्ड एक्ट का मतलब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, यानी कि जो अब हाँ जी रोहिणी, यू हैव रेज्ड हैंड या गलती से हो गया, चलो चलते हैं। रिपील्ड एक्ट में देखो, अब रिपील तो हो गया, अब हमें इसमें आगे करना क्या है, अब जो चीज पहले इसमें हो चुकी है, ठीक है, अब उसका क्या करें। अब जैसे तुमने ब्रेकअप से पहले एक दूसरे को गिफ्ट दिए थे, ठीक है, तुम्हारे हो सकता है कुछ बड़ी अच्छी ग्रीटिंग कार्ड्स भी एक दूसरे को दिए हों, वो सब पड़े हुए एक दूसरे के पास, ठीक है, तो वो बात अलग है कि तुम उसे दरिया में बहा दो, तुम उसे आग लगा दो, एक अलग चीज है। लेकिन अगर आज तुमने ब्रेकअप किया तो अब ब्रेकअप के बाद तो तुम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखोगे, लेकिन पहले, ब्रेकअप से पहले गिफ्ट्स भी लिए होंगे, फ्रेंड्स की पार्टीज में भी गए होंगे, तो क्या आप वो सारी चीजें भी इरेज कर सकते हो? नहीं, आप वो सारी चीजें तो इरेज नहीं कर सकते हो, वो तो मेमोरी में रहेंगी, है ना, उसको तो यू कैन नॉट इरेज। तो इसी ढंग से हम कहते हैं रिपील्ड एक्ट अब वो आज है, लेकिन पहले तो ऑपरेटिव था। जैसे हम ये क्या कहते हैं कि भाई अगर कितनी भी कंपनी, जो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर हुई, उनको भी रिपील कर दें, उनको भी खत्म कर दें,
जितने भी डायरेक्टर्स को पनिशमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 1956 हुई, क्या उनको जेलों से रिहा कर दें, उनको छोड़ दें? हाँ जी, क्या करें अब? कहते नहीं, जब तक ये था एक्ट और इस एक्ट के तहत जितनी भी चीजें हुई वो सारी अफेक्ट नहीं होंगी रिपील करने। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे सपोज करो एक मिस्टर ए है, ठीक है। अब हम एक्ट 1 और एक्ट 2 करके मैं ले रही हूँ। एक्ट 1 ये खत्म कर दिया और अब एक्ट 2 आ गया, ठीक है। एक्ट 1 कहता था अगर आपने इस एक्ट के तहत कुछ भी गलत किया तो आपको 10 साल की सजा होगी। एक्ट 2 कहता है अगर आपने कुछ भी गलत किया तो आपको 15 साल की जेल होगी, 15 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है जी। अब मिस्टर ए जो है ये एक्ट रिपील हुआ 2020 में, खत्म जो हुआ, और ये वाला आ गया 2020 में, ये नया है, ठीक है। अब मिस्टर ए को जो सजा दी गई थी वो एक्ट 1 में दी गई थी 10 साल की। ये सजा इनको दी गई थी 2019 में, इन्हें ये पनिशमेंट मिली थी, तब तो ये वाला एक्ट था ना। अभी इनको जेल में सजा काटते हुए कितने साल हुए? 1 साल हुआ, एक्ट रिपील हो गया। हाँ जी, छोड़ दे इनको, जाओ जी एक्ट रिपील तो तुम भी बरी, या फिर इनकी सजा 15 साल कर दें कि भैया अब तो 15 साल हुई है तो तुम्हें तो 14 साल और काटनी पड़ेगी। हाँ जी बताओ, दोनों में से क्या कोई भी काम हम करें? हम क्या मिस्टर ए को आज छोड़ दे 2020 में जब ये एक्ट 1 रिपील हुआ है, या हम मिस्टर ए को बोले नहीं 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 अब तो 15 साल हो गया, अब तो भैया तुम्हारी जो सजा है वो 5 साल से बढ़ गई है, या फिर अगर इस एक्ट में 8 साल थी तो क्या हम 2 साल से इनकी सजा घटा दें? मैं इनमें से कोई भी काम कर सकती हूँ, मुझे फटाफट यस और नो में लिख के भेज दो। आपको क्या लगता है, कैन आई डू एनी ऑफ द थिंग? क्या मैं मिस्टर ए को छोड़ दूं? अगर नए एक्ट में सजा बढ़ी है तो क्या मैं इनकी सजा बढ़ा दूं? अगर नए एक्ट में सजा घटी है तो क्या मैं इनकी सजा घटा दूं? फटाफट यस और नो। नो 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 नो। सबका आंसर नो आ गया, यानी कि तुम्हारे बात पल्ले पड़ गई है, ठीक है, समझ में तुम्हें आ गया है। तो यानी कि भैया अगर एक्ट रिपील हुआ है ना तो ऐसा नहीं है कि वो पास्ट को भी रिपील कर देगा या वो पास्ट को इरेज कर देगा, नहीं। इस एक्ट में जो भी काम हो चुके हैं वो हो गए, समझो जो पनिशमेंट लोगों को मिलनी थी वो मिल गई है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक चीज ये भी आएगी, अगर कोई प्रोसीडिंग्स अभी चल रही है, ठीक है, प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन, ये तो बात हो गई कि जो हो गया, कहते ना जो हो गया सो हो गया जी, मिट्टी डालो अब तो आप आगे बढ़ो। लेकिन अगर सपोज करो एक मिस्टर बी है, इनका केस अभी चल रहा है, प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन, अब क्या करें? हाँ जी, अगर प्रोसीडिंग्स चल रही है देन व्हाट वी विल डू? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजो, आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी, अगर प्रोसीडिंग्स चल रही है तो क्या करें? मतलब वो प्रोसीडिंग्स को हम नए में नए के अकॉर्डिंगली चला लें, या आपकी भाषा में बोलूँ तो शिफ्ट कर दें, उसमें ट्रांसफर कर दें नए एक्ट के अकॉर्डिंगली, या क्या करें, या पुराने के अकॉर्डिंगली चलने दें? हाँ जी, न्यू एक्ट एप्लीकेबल, संजू न्यू एक्ट की, ओके, अर्जुन एंड संजू का मेरे पास आया है न्यू एक्ट के अकॉर्डिंगली, हर्ष का भी आया है न्यू एक्ट, आशिका यस, जिस ईयर में केस लॉन्च हुआ है शिफ्ट नहीं होगा, सीए रोहिणी विल गो टू न्यू एक्ट। हाँ बच्चे, न्यू एक्ट में ही होगा, जितनी प्रोसीडिंग्स हो गई हम उसको क्वैश नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब हम नए एक्ट को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पुराने में चलता रहेगा, नया एक्ट जो है हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, नहीं, अब नया एक्ट कंसिडर होगा। इसमें एक लाइन लिखो फटाफट, मैं तुम्हें एक लाइन लिखवा रही हूँ। इफ प्रोसिक्यूशन, लिखो,
if prosecution has not ended before the expiry of the act, if prosecution has not ended before the expiry of the act, it will automatically terminate as a result of termination of act. ठीक है, मतलब हम उसमें ना तो हम पुराने वाले को पूरे ढंग से छोड़ पाएंगे और मतलब ये भी नहीं हम करेंगे कि पुरानी प्रोसीडिंग्स जो है वो हम स्क्वैश कर देंगे। तो भैया पुराने में तुमने डाली थी डिसीजन तो अभी हुआ नहीं है तो खत्म, आज की डेट से मान लो उस लिटिगेशन को, नहीं, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक सेक्शन 6 सबको समझ में आया? हाँ जी, क्लियर है सेक्शन 6? फटाफट मुझे यस 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 कर दूं। अच्छा, सेक्शन 6 थोड़ा सा लिखवा दूं क्या तुम्हें, डिक्टेट कराऊं क्या सेक्शन 6? या लिख या पढ़ लोगे बुक से, या डिक्टेट करा दूं? यस मैम, डिक्टेट करा दो। अच्छा चलो लिखो, मैं थोड़ा सा 7-8 लाइन्स में मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ, लिखो। If the old act is repealed, the following will not be affected. Number 1, nothing will be revived. दूसरा, does not affect right, privilege, obligation, liability. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पेनल्टी, forfeiture, punishment. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लाइन में इन्वेस्टिगेशन। ये पॉइंट्स 1 2 3 करके लिखवाए हैं मैंने, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग्स, रेमेडी, ठीक है जी। जो हो चुका है ना तो वो बदलेंगे, जो अभी चल रहा है ना ही हम उसे खत्म करेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इसमें आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 एक बड़ा छोटा सा सेक्शन है बट ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ना आगे। सेक्शन 7 देखो, रिवाइवल ऑफ रिपील्ड एक्ट। और तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है ये।
रिवाइवल ऑफ रिपील्ड एक्ट। देखो इसका पहले थोड़ा सा बेस समझ लो। यहाँ पर हमें कहते हैं अगर आपका कोई सपोज करो एक्ट रिपील हो गया, ठीक है, अब रिपील होके नया एक्ट आया, वो नया एक्ट भी रिपील हो गया, फिर नया आया, तो क्या अगर नए के बाद नया आया तो क्या पुराना ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेंस में आ जाएगा? जैसे एक एग्जांपल ले लूं, सपोज करो 3 एक्ट ले लूं, एक्ट 1, एक्ट 2 एंड एक्ट 3, ठीक है। एक्ट वन सपोज करो रिपील हो गया, ठीक है, चलो जिनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब एक्ट 1 कौन सा एक्ट हो गया तुम्हारा? रिपील्ड एक्ट हो गया। हाँ, आज तो मेरे पेन ने मुझे बहुत ही धोखा दे दिया। एक्ट 1 कौन सा एक्ट हो गया? रिपील्ड एक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें ये कहते हैं कि एक्ट 1 रिपील हुआ तो इसकी जगह कौन सा आएगा? कोई नया आएगा। अब कौन सा आ गया? एक्ट 2 आ गया। एक्ट 2 को हम क्या बोलेंगे? रिपीलिंग एक्ट। ठीक है जी, यानी कि जो रिपील करेगा। अब पहले वाला गया, दूसरे वाला आ गया। अब कुछ टाइम के बाद सपोज करो एक्ट 2 की भी मृत्यु हो गई कि एक्ट 2 भी गया, और कौन सा एक्ट आ गया? एक्ट 3 आ गया। अब एक्ट 3 कौन सा हो गया? रिपीलिंग एक्ट। और एक्ट 2 कौन सा हो गया इसका? रिपील्ड एक्ट। ठीक है जी। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, जब ये एक्ट 3 आया यानी कि जब ये एक्ट 2 हटा, तो क्या कहीं पर भी एक्ट 1 का जो रिवाइवल है वो ऑटोमेटिकली होगा कि भैया एक्ट 2 गया तो एक्ट 2 की जगह एक्ट 3 आया? या फिर अगर एक्ट 3 नहीं भी आया, अगर एक्ट 2 गया तो क्या एक्ट 1 ऑटोमेटिकली वापस आएगा, या एक्ट 1 के कुछ प्रोविजंस वापस आएंगे? हाँ जी बताओ, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। एक्ट 1 जब एक्ट 2 जाएगा, एक सिंपल सी पॉइंट समझो, एक्ट 2 किसकी जगह आया था? एक्ट 1 की जगह आया था। एक्ट 2 भी गया, तो क्या एक्ट 2 की जगह ऑटोमेटिकली एक्ट 1 आएगा, या एक्ट 1 के कुछ प्रोविजंस आएंगे? क्या वो एप्लीकेबल होंगे? हाँ जी, यस और नो, फटाफट बताओ। आज के लिए लास्ट सेक्शन करा दी हुई मैं। हाँ जी फटाफट बताओ, क्या एक्ट 2 के रिपील होने पर एक्ट 1 दोबारा से आएगा? हाँ जी फटाफट बता दो, आएगा या नहीं आएगा? यस मैम आ जाएगा। अच्छा अरे सपोज करो ब्रेकअप हुआ था, ठीक है जी। अब ब्रेकअप हो गया, ठीक है, अपने अपने रास्ते चले गए, ठीक है, कोई दूसरा पर्सन भी लाइफ में आ गया। अब जब दूसरे पर्सन से भी ब्रेकअप हुआ तो क्या पहला वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या उसको लाना पड़ेगा? स्पेशली उससे बात करनी पड़ेगी, देखो ऐसे ऐसे हो गया, आई एम सॉरी, नाउ यू कम बैक इन माई लाइफ। हाँ जी, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो वापस? ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी हम ये कहते हैं, अगर गवर्नमेंट एक्ट 2 को रिपील करना है तो एक्ट 1 ऑटोमेटिकली वापस नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट मेंशन करती है कि एक्ट 2 की जगह हम पुराने वाला ही लेकर आ रहे हैं, तभी पुराने वाला दोबारा से रिवाइव होगा, अदरवाइज पुराने वाला दोबारा से रिवाइव नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो अगर एक एक्ट गया तो गया, वो तब तक रिवाइव नहीं होगा
जब तक कि गवर्नमेंट उसको दोबारा से स्पेसिफिकली नोटिफाई नहीं करती है, दोबारा से ये मेंशन नहीं करती है कि हाँ हम उस पुराने वाले एक्ट को रिवाइव कर रहे हैं। तो रिवाइवल के लिए स्पेसिफिक एक्शन होना जरूरी है। बोला जाएगा कि हाँ भाई ये एक्ट हम दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली रिवाइवल नहीं होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर फटाफट एक लाइन लिख लो, मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ। इफ गवर्नमेंट, ये मैं जस्ट में समझाने के लिए तुम्हें याद रहे इसलिए लिखवा रही हूँ। इफ गवर्नमेंट wants to, if government wants to bring back, if government wants to bring back any repealed act, any repealed act, then it must specify, then it must specify and mention reasons, and mention reasons of bringing it back, mention reasons of bringing it back। सेक्शन 7 तक सबको क्लियर है, सबको समझ में आया है? अपनी स्टडी में से एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी आपको इस वीक तो नहीं बट नेक्स्ट वीक तक मैं आपको जीसीए के नोट्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको ऐप पे ही दे दूंगी, ठीक है। तो जीसीए के जो एक सिंप्लीफाइड नोट्स हैं, वैसे तो मैं साथ के साथ तुम्हें एग्जाम्पल्स लिखवा रही हूँ, डिक्टेट करा रही हूँ, ठीक है। तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी नहीं उनकी, ठीक है, फिर भी आई ट्राई टू मेक इट, ठीक है। तो सेक्शन 7 तक देखो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में जीसीए जो है जो हमारे प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट में करेंगे। इसके जो फर्दर सेक्शंस हैं नेक्स्ट क्लास में आई होप कि जीसीए पूरे ढंग से खत्म हो जाएगा।